ऐसे ही का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह हम हाजिर हैं आपकी जेब से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के और उनका असर हमारे आपके जीवन पर क्या होगा, इसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मनी 9 के एग्जीक्यूटिव एडिटर शुभम शंखधर हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। चलिए, तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जरा जान लेते हैं ऑन द शो के जरिए कि आखिर में कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हम विस्तारपूर्वक आज बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे खरीफ की खेती में चिंता कहाँ है। जी हाँ, खरीफ की खेती को लेकर के और मानसून को लेकर के लगातार मनी सेंट्रल में आपको अपडेट मिलता रहा है। अब क्या कुछ नई अपडेट है और क्या कुछ नई जानकारियां निकल करके आ रही हैं, उसके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। रिकॉर्ड स्तर पर बैंकों की उधारी, क्या है पूरा मामला, करेंगे डिटेल में बातचीत। सीसीआई के रडार पर जियो हॉटस्टार डील आ गई है। जी हाँ, जियो हॉटस्टार को लेकर के जो डील हुई थी उसको लेकर के क्या कुछ नई अपडेट है, करेंगे बातचीत हम। डिजिटल पेमेंट मर्चेंट पर टैक्स चोरी का शक है, क्या कुछ पूरा मामला है, बात होगी हमारी विस्तार पूर्वक। क्या नहीं होगी सेबी चीफ की जांच। जी हाँ, हिंडनबर्ग को लेकर के जो पूरा मामला चला है मनी सेंट्रल में, आप लगातार उसकी विस्तार पूर्वक चर्चा सुनते रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कुछ अपडेट है ये आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। और गोल्ड में रिकॉर्ड तेजी की क्या है वजह, लगातार सोने की कीमतों में जो उछाल देखने को मिल रहा है, इसके पीछे कारण क्या है और आगे क्या कुछ स्थिति बनती हुई दिखाई देगी, ये भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात खरीफ फसल की अपडेट के साथ। खरीफ फसलों की खेती तेज गति से आगे बढ़ रही है और अब तक का कुल रकबा 1031 लाख हेक्टेयर को पार कर चुका है, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 21 लाख हेक्टेयर ज़्यादा है। धान, दलहन, मोटे अनाज और तिलहन की खेती पिछले साल से ज़्यादा दर्ज की गई है। हालांकि कपास का रकबा पिछले साल के मुकाबले पिछड़ा हुआ है। इस बीच मानसून के बिगड़े संतुलन की वजह से भी खरीफ फसलों का उत्पादन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अब तक बीते मानसून के दौरान देश के 203 जिलों में सामान्य के मुकाबले कम बरसात हुई है। 11 जिले तो ऐसे हैं जहां पर बरसात की कमी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्या इन तमाम स्थितियों का खरीफ के उत्पादन पर असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के अपडेट हम देख रहे हैं बहुत सकारात्मक रुख तो नहीं है। जी बिल्कुल, चिंताएं तीन जगह हैं। पहले हम नॉर्थ से शुरू करते हैं। हरियाणा पंजाब में जो कम बारिश हुई है वहाँ से धान की फसल पर कुछ चिंताएं उभर रही हैं। ये आशंका है कि उत्पादन पर कुछ असर पड़ सकता है। हालांकि ये हम पहले भी बता चुके हैं कि सिंचाई की वहाँ पे पर्याप्त उपलब्धता है, इस वजह से लागत भले बढ़ जाए लेकिन कमज़ोर मानसून का बहुत बड़ा असर नहीं होगा। हाँ, जो छोटे किसान हैं, अगर ऐसे किसान हैं जो सिंचाई का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो वहाँ पर उत्पादन जो है उसके घटने की या कम होने की, प्रभावित होने की आशंका है। दूसरी जो चिंता है वो है कपास को लेकर। इस पर भी हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। गुजरात, महाराष्ट्र में जो बारिश हुई है या जिस तरीके की फसल की खबर आ रही है, रकबा भी पिछले साल से पिछड़ा हुआ है और उसके बाद मांग भी बढ़ने की आशंका है, संभावनाएं, और इस बीच फसल के खराब होने की आशंका भी गहरी है। तो दूसरी चिंता जो है वो यहाँ है। और तीसरी एक और चिंता जो भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है वो है दालों को लेकर। महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में जो बारिश हुई है, अत्यधिक बारिश हुई है, सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है, तो अब वहाँ भी ये चर्चाएं हैं, ये चिंताएं हवा में तैर रही हैं कि दाल की फसल को भी नुकसान हो सकता है। तो दाल, धान और कपास, ये तीन खरीफ की ऐसी फसलें हैं जिन पर मानसून की रोशनी में अगर आप देखें तो चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। यहाँ पर चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इसकी भरपाई कैसे होगी। देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस बार के बजट में जिस इंसेंटिव स्कीम की घोषणा हुई है उसको लेकर के राज्यों और केंद्रों की बैठकों का दौर जल्द शुरू होने वाला है। बैठकों की शुरुआत 30 अगस्त से होगी और ये 4 अक्टूबर तक चलेंगी। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बजट में 3 योजनाओं की घोषणा हुई है जिनके जरिए 2.3 करोड़ रोजगार पैदा किए जाने हैं। इस तमाम जो पहल हो रही है इससे क्या वाकई में नए रोजगार का सृजन हो पाएगा? जी देखिए, जो बात बजट में कही गई थी अब उसको लागू कैसे किया जाए इस पर बातचीत शुरू हो रही है। सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर इस पर बातचीत करेंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि ये जो विषय है वो केंद्र और राज्य का संयुक्त विषय है। जो रोजगार है इस केंद्र और राज्य का संयुक्त विषय, तो केंद्र सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि किसी भी तरीके का अवरोध या गतिरोध आगे चलकर इस रास्ते में आए। जो टारगेट रखा गया है वो बिल्कुल रखा गया है कि हमको करीब करीब 30 अगस्त से 4 अक्टूबर के बीच ये 6 मीटिंग होंगी। इसके बाद स्टेट और सेंटर के मिनिस्टर्स के बीच, इसके अलावा अधिकारियों के बीच मीटिंग होगी।
29 मिलियन यानी करीब 2 करोड़ 90 लाख नौकरियों का ये लक्ष्य रखा गया है बजट में। इस पर आगे कैसे बढ़ा जाए, इस पर चर्चा होगी। चर्चा के विषय क्या क्या होंगे? जॉब जनरेशन आगे नया कैसा हो, लेबर कोड अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उस पर आगे कैसे बढ़ा जाए, क्या रास्ते निकाले जाएं, और इसके अलावा ई श्रम पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के या लो इनकम वाले लोगों का जो रजिस्ट्रेशन ई श्रम पोर्टल पर हुआ है, उस डेटा को केंद्र या राज्य सरकार की क्या किसी स्कीम में इस्तेमाल कर कर उसका कोई लाभ उठाया जा सकता है। ये 3-4 बड़े मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा होने की संभावना है। लेकिन बड़ी चुनौती यही है कि योजनाएं तो हैं, लेकिन क्या इसका एग्जीक्यूशन भी उसी तरीके से हो पाएगा, और क्या वास्तविकता में रोजगार सृजन जो है, जो सोचा गया है, उसके आधार पर हो पाएगा कि नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बैंकों में कर्ज के लिए बढ़ती मांग उन्हें अलग अलग मार्केट इंस्ट्रूमेंट के जरिए कर्ज उठाने के लिए मजबूर कर रही है, जिस वजह से उनकी उधारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि 26 जुलाई को खत्म पखवाड़े के दौरान बैंकों की उधारी 9.32 लाख करोड़ रुपए रही है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। कर्ज की मांग को पूरा करने के लिए बैंक छोटी अवधि के इंस्ट्रूमेंट के जरिए कर्ज जुटा रहे हैं। इस बीच रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा है कि देश में मोबाइल बैंकिंग के जरिए कर्ज का कारोबार तो बढ़ा है, लेकिन डिपॉजिट को लेकर के अब भी फिजिकल नेटवर्क की आवश्यकता है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल यही कि जो बैंकों की बढ़ती उधारी है वो कितनी बड़ी चिंता और कितना बड़ा भविष्य में संकट खड़ा कर सकती है। जी देखिए विपुल, ये बहुत ज़रूरी समझने वाली बात है कि क्रेडिट ग्रोथ बिल्कुल कम नहीं होने में आई रेपो रेट के इस कदर बढ़ जाने के बाद भी। रेपो रेट लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है, लेकिन उसके बाद भी कर्ज की मांग कम नहीं हो रही है। कर्ज की मांग कम नहीं हो रही है, बैंकों के पास डिपॉजिट पहले से कम है। अगर डिपॉजिट और कर्ज के बीच का जो अंतर है, इसको पाटने के लिए बैंकों को फिर दूसरे रास्तों में, दूसरे माध्यम से पैसा बटोरना पड़ता है। हमने देखा कि इस पूरे साल अगर आप 5 अप्रैल, 19 अप्रैल, 3 मई, 17 मई, 31 मई, अप्रैल से अब तक का डेटा देखें तो 7.5 लाख से 7.25-8 लाख करोड़ के बीच ही ये आंकड़ा था जब बैंकों को इतना उधार लेना पड़ रहा था। लेकिन जुलाई में एकाएक 9,32,190 करोड़ रुपए बाजार से उठाने पड़े। ये किस किस रास्ते से उठाए जा रहे हैं? तो ठीक है, डिपॉजिट की ग्रोथ 11% है, क्रेडिट की ग्रोथ 14% है। ये जो बीच का अंतर है, इसको पाटने के लिए रुपया उठाना पड़ रहा है। ये रुपए कहाँ से उठाए जा रहे हैं? तो ये रुपए उठाए जाते हैं रेपो रेट के माध्यम से। ट्राई रेपो जो होते हैं, एजेंट होते हैं जो बिल्स के भुगतान करने में बैंकों को मदद करते हैं, रेपो रेट है उसके आसपास के कर्ज के रेट पर कर्ज दे देते हैं बैंक को। इसके अलावा डिपॉजिट्स होते हैं, मान लीजिए जो क्रेडिट डिपॉजिट होते हैं, सीडीज़ जिन्हें कहते हैं, उनके जरिए पैसा जुटाया जाता है। हालांकि सीडीज़ का पैसा अभी इस 9 करोड़ 32 लाख में शामिल नहीं है, क्योंकि आरबीआई जो डेटा निकालता है, देता है, उसमें ये सीडीज का डेटा शामिल नहीं होता। उसमें बॉन्ड का टियर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड का डेटा शामिल होता है, उसमें ट्राई पार्टी जो रेपो रेट ऑपरेशन होते हैं उनका डेटा शामिल होता है, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है, सीडीज का डेटा शामिल नहीं होता है। तो ये रकम अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो 9.32 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की रकम होगी। एक बात। दूसरी बात समझने वाली ये है कि अगर आपको रेपो रेट के अलावा कहीं और से कर्ज लेना पड़ रहा है, डिपॉजिट के अलावा अगर आपको कर्ज लेना पड़ रहा है कर्ज देने के लिए, तो ये बात निश्चित तौर पर आप मान के चलिए, जो एमसीएलआर हमने बढ़ते देखे, आपने एक चीज नोटिस की होगी, रेपो रेट पिछली कई पॉलिसी से नहीं बढ़ा, लेकिन उसके बाद भी बैंकों को एमसीएलआर बढ़ाना पड़ा। हर महीने 10-10 बेसिस पॉइंट एमसीएलआर बढ़ रहा है कि ठीक है, अगर रेपो रेट बढ़ती है एमसीएलआर बढ़ता है, समझ आता है। लेकिन रेपो रेट अगर एक जगह स्थिर है पिछली 5 पॉलिसी से, 7 पॉलिसी से, तो उसके बाद एमसीएलआर क्यों बढ़ रहा है? उसका रीजन ये है क्योंकि डिपॉजिट उतना है नहीं, बाजार से पैसा लाना पड़ रहा है, जो निश्चित तौर पर डिपॉजिट से थोड़े ज्यादा कीमत पर मिल रहा है, और इसकी वजह से बैंकों को आगे कर्ज देने के लिए एमसीएलआर बढ़ाना पड़ रहा है। एमसीएलआर बढ़ाने के लिए बल कहां से मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है क्योंकि क्रेडिट की ग्रोथ इसके बाद भी लगातार बनी हुई है। चलिए, इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के साथ स्टार डिज्नी की डील अब देश के कंपटीशन कमीशन के रडार पर आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपटीशन कमीशन यानी कि सीसीआई ने रिलायंस इंडस्ट्री और वॉल्ट डिज्नी से पूछा है कि डील को एंटी ट्रस्ट की चिंताओं पर क्यों ना परखा जाए। सीसीआई के इस रुख के बाद इस डील के पूरा होने में अभी समय लग सकता है। ये डील 8.5 अरब डॉलर में फाइनल हुई थी, और जियो सिनेमा के साथ डिज्नी हॉटस्टार के विलय के बाद जो नया प्लेटफॉर्म बनेगा वो देश का सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा। लेकिन विलय से पहले इस डील पर सीसीआई ने आपत्ति जता दी है। इतनी बड़ी डील होनी है और सीसीआई के रडार पर आखिर में ये डील आई क्यों, और क्या कुछ पूरा मसला क्या है? देखिए, सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट है, वो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है क्रिकेट के राइट्स को लेकर। जियो एक तरफ है, हॉटस्टार दोनों तरफ है, और आपको पता है कि ये दोनों ही क्रिकेट के राइट्स पर सबसे ज्यादा
दबाव रखते हैं, चाहे वो आईपीएल के मैच हो या दूसरी सीरीज हो, वर्ल्ड कप हो। अब अगर ये दोनों कंपनियां एक हो जाएंगी, मुकेश अंबानी इन दोनों ही कंपनियों के मालिक हो जाएंगे, तो निश्चित सी बात है जो क्रिकेट को राइट्स को लेकर है वहां मोनोपोली जैसी स्थिति आ जाएगी। और दूसरे प्लेयर, चाहे वो सोनी हो, चाहे वो जी हो, चाहे वो Amazon, नेटफ्लिक्स हो, जो भी तमाम प्लेयर हैं, वो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि बाजार का कोई एक मार्केट ऐसा हो जिस पर एक ही कंपनी का पूरा दबदबा हो जाए। अगर ये दोनों ये डील हो जाती है, अगर रिलायंस और डिज्नी एक साथ आ जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि करीब करीब 20 से 22 चैनल और प्लेटफॉर्म ऐसे होंगे जो एक साथ हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर ऐसा है तो मार्केट की चिंता करना जाहिर है और सीसीआई को निश्चित तौर पर आगे आना चाहिए। अगर किसी मार्केट में मोनोपोली स्थापित हो रही है तो सीसीआई का काम है कि आप इसको आगे बढ़ाएं। टीवी चैनल और 2 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को अगर आप मिला लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि क्रिकेट के 80 से 90% के जो राइट्स हैं वो इनके पास आ जाएंगे। इससे पहले भी करीब 100 क्वेश्चन सीसीआई की तरफ से भेजे गए थे, पूछे गए थे, उनके क्या जवाब आए अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ, इस डील से पहले सीसीआई ने जरूर आंखें तरे दी हैं। तो उम्मीद क्या करें, मतलब क्या इनके पास ही रहेगा मामला या अभी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ तर्क प्रस्तुत किए जाएंगे? देखिए, डील बहुत बड़ी है, तो $8.5 बिलियन की डील है और वर्ल्ड डिज्नी के साथ रिलायंस मिल रहे हैं। हो सकता है कि ये डील कुछ शर्तों के साथ शायद इसको पूरा किया जाए। चलिए, इस बीच अपने कारोबार में डिजिटल पेमेंट का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले मर्चेंट्स डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी कि डीजीजीआई के रडार पर है। डीजीजीआई जानना ये चाहता है कि मर्चेंट्स कहीं टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे हैं, क्या वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिनका जीएसटी इनवॉइस है। इसके लिए डीजीजीआई ने स्टार्टअप्स, पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवेज के साथ अब मॉनिटरिंग को स्टार्ट कर दिया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर में डीजीजीआई को टैक्स चोरी का शक आखिर में पैदा कहाँ से हुआ, आखिर में ये आखिर में शंकाएं आई कहाँ से? जी देखिए, ये शक पैदा हुआ कि जब कोई मर्चेंट अपना रजिस्ट्रेशन किसी जीएसटी की नीची दर के स्लैब में करा के और अपने आप को मर्चेंट रजिस्टर्ड करा लेता है और सर्विसेज या प्रोडक्ट वो बेच रहा है ऊंची दर के। एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर आप कपड़ा खरीदते हैं तो कपड़ा खरीदने पे जैसे 5% जीएसटी लगता है। ठीक है। अब अगर आपने अमेजॉन पर खुद को रजिस्टर कराया कि मैं कपड़े का रजिस्टर्ड व्यापारी हूं भाई और मैं कपड़ा बेचूंगा, 5% जीएसटी में मेरी बिलिंग होगी, और आप बेचने लगे टी शर्ट जिस पर मान लीजिए 12% जीएसटी या 18% जीएसटी है, आप बेचने लगे उससे बने प्रोडक्ट, तो दिक्कत कहाँ आ रही थी? दिक्कत यहाँ आ रही थी कि लोग अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा रहे थे कम जीएसटी वाले स्लैब में और जो बिलिंग कर रहे थे वो कर रहे थे ज़्यादा। अब इसका ट्रैक कहाँ से हुआ? तो डिजिटल पेमेंट के थ्रू डीजीजीआई की रडार पर ये डिजिटल पेमेंट है और इन पेमेंट के थ्रू वो ट्रेल पकड़ने की कोशिश की जा रही है कि लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि कम जीएसटी के दायरे में अपने को रजिस्टर करा के और ज़्यादा जीएसटी वाला माल बेच रहे हैं। चलिए, तो ये है पूरा मामला। अब जरा रुख कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की तरफ से सेबी चीफ माधवीपुरी बुच पर लगाए गए आरोपों की जांच फिलहाल सरकार नहीं करेगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि आरोपों की जांच को लेकर फिलहाल कोई भी योजना नहीं है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अगस्त की शुरुआत में कहा था कि सेबी चीफ माधवीपुरी और उनके पति का उन फंड्स में निवेश है जिन्होंने अदानी ग्रुप की कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है। तो मान के चले कि ये पूरे मामले को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है, उन आरोपों को, और अब सेबी चीफ की जांच फिलहाल नहीं होती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल, और जो तर्क दिया गया है सरकार, जो जिस अधिकारी के हवाले से एक खबर छपी, उसका जो तर्क है वो ये है कि सेबी का बोर्ड केवल चेयरमैन से नहीं होता, सेबी के बोर्ड में 8 मेंबर और भी होते हैं। तो अगर सेबी कोई डिसीजन ले रहा है तो उसके किसी मेंबर ने तो ऐसा कोई डिसीजन अगर लिया था तो उसके किसी मेंबर ने तो आपत्ति दर्ज कराई होगी। सेबी की चीफ जो है, जो चेयरमैन है, वो केवल पूरे अपने आप में सेबी नहीं हो जाते, ये उनकी एक दलील है। दूसरी बात जहां पर एक पक्ष थोड़ा सा कमजोर पड़ता दिखा वो ये दिखा कि हिंडनबर्ग से किसी सवाल का जवाब मांगा गया, उसने सवाल का जवाब देने की जगह नए आरोप लगा दिए। तीसरी एक बड़ी बात जो समझने की है वो ये कि ये पूरा मामला ये है कि एक फंड था, उस फंड में माधवीपुरी बुच की कोई कंपनी पैसा लगाती थी, वहीं पर विनोद अदानी पैसा लगाते थे और वो कंपनी इंडिया के स्टॉक्स में निवेश करती थी। अगर आप देखें तो इस पूरे इसमें कहीं ट्रेल में ये कहीं पता नहीं चला है कि वो पैसा माधवीपुरी बुच को क्या किसी तरीके का वेस्टर्न इंटरेस्ट वहां पर था या नहीं था, स्थापित नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है ये बेनिफिट ऑफ डाउट है। लेकिन हाँ,
अगर ऐसा कुछ है और बात क्योंकि नियामक की है तो सरकार को एक स्पष्ट रूप से कोई बात कहनी चाहिए कि अगर वो जांच नहीं करा रहे हैं तो किन ग्राउंड्स पर नहीं करा रहे हैं, उनको क्या लगता है। सेबी चीफ का इस्तीफा की बात भी हुई थी शुरुआत में कि 3-4 दिन में उनका इस्तीफा आ सकता है, ऐसा इस्तीफा नहीं आया। सरकार की तरफ से भी कोई इस पर जांच करने की बात नहीं कही गई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट एक ऐसी जरूर छपी थी जिसमें यह कहा गया था कि सेबी चीफ पोजीशन लेने के बाद भी सेबी में, उसके बाद भी एक कंपनी जिसमें 99% उनका स्टेक था उसको वहां से कंसल्टेंसी मिली थी। ये एक ऐसा आरोप है जिसकी जांच मुझे लगता है बिल्कुल होनी चाहिए और निवेशकों के सामने, लोगों के सामने ये बात स्पष्ट तौर पर आनी चाहिए। तो नब्बो लोग आपको मिला के ये मान के चल सकते हैं क्या कि पूरा मामला एक तरीके से अब समाप्त हो गया है? दूसरा जेपीसी की जांच और तमाम चीज़ें जो विपक्ष की तरफ से डिमांड की जा रही थी वो भी मामला ठंडे बस्ते में चला गया और ये पूरा मामला निपट गया है, ऐसा कह सकते हैं? देखिए, निपट गया है ऐसा कहना मुश्किल है। संसद का सत्र हो सकता है कि फिर से इस मामले को गर्म किया जाए और जेपीसी की मांग की जाए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, हिंडनबर्ग की तरफ से अभी उसके बाद से कोई नई बात नहीं आई है और इसको लेकर बहुत तेजी से, बहुत ज़्यादा सरकार आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। सेबी चीफ ने अपनी जो सफाई दी थी उस पर हिंडनबर्ग का कोई जवाब उस तरीके का नहीं आया। तो मुझे लगता है कि फॉर द टाइम बिंग, अगर अभी आप तत्काल की परिस्थिति देखें तो ये मामला फिलहाल ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे कुछ नई अपडेट आएगी हिंडनबर्ग की तरफ से या कहीं किसी विपक्ष की तरफ से या फिर कहीं और से भी, तो मनी 9 है, आपकी तमाम खबरों का विश्लेषण के साथ हम यहाँ पर उपस्थित होंगे। लेकिन इस बीच विदेशी बाजार में गोल्ड का भाव अब नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुँच गया है। मंगलवार को कॉमेक्स पर दिसंबर वायदा के लिए सोने की कीमतों में $2570 प्रति औंस के ऊपरी स्तर को सोने की कीमतों ने छुआ है, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा भाव है। अमेरिकी करेंसी डॉलर में भी नरमी आई है और गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की तरफ से खरीदारी बढ़ने की वजह से सोने की कीमतें अब नई ऊंचाई पर हैं। ये लगातार जो सोने की में तेजी देखने को मिल रही है, इसकी और कुछ वजह हैं क्या? कुछ कारण देख रहे हैं? 4 बड़े कारण हैं। अच्छा। पहला और जो सबसे बड़ा कारण है वो है ईटीएफ की बाइंग। जो ईटीएफ की तरफ से बाइंग है, नेट 48 टन गोल्ड खरीदा है ईटीएफ ने एक महीने के दौरान। तो अगर आप देखेंगे तो ईटीएफ जो बायर बनकर आए हैं, ईटीएफ की बाइंग सबसे बड़ा पुश दे रही है सोने की कीमतों को। इसके अलावा सेंट्रल बैंक लगातार बायर बने हुए, हमने इकोनॉमिकम पे इस पर डिटेल में डिस्कस किया है। सेंट्रल बैंक की बाइंग लगातार गोल्ड में बनी हुई है, ये दूसरा बड़ा कारण है। इसके अलावा डॉलर का कमज़ोर होना और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से भी गोल्ड की मांग आना, ये कुछ एक और कारण है जो गोल्ड की कीमतों को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। डॉलर वीक होने का होना एक तत्काल वजह है जिसकी वजह से ये तेजी देखने को मिली है। लेकिन अगर आप इसके अलावा देखेंगे तो बाकी के तीनों फैक्टर ऐसे हैं जो कंसिस्टेंट चल रहे हैं और जो ये दिखाते हैं कि सोना भी आने वाले दिनों में भी $2543 $44 पर आ गया है सोना। आने वाले दिनों में भी बहुत तेजी से कहीं कोई गिरावट आएगी, इसकी फिलहाल संभावना नहीं है। हाँ, सोने की कीमतों पे मनी 9 की खासा पैनी निगाह रहती है और हम अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए जो है अपडेट देते रहते हैं। बीच में जब गिरावट आई थी तब भी बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि ये इस गिरावट में खरीदारी का मौका है। अभी यहाँ से आपकी चूँकि लगातार जो है तमाम एक्सपर्ट से बातचीत होती रहती है, साल के अंत तक क्या कुछ लक्ष्य, क्या कुछ निकल के आ रहे हैं या और कितनी तेजी हो सकती है और क्या करंट लेवल पे भी लोग कह रहे हैं कि अभी खरीदारी करें? बिल्कुल, देखिए, मेरी केडिया कमोडिटीज़ के जो प्रमुख हैं अजय केडिया, उनसे जब मेरी आखिरी बार बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि इस दिवाली तक, जो ये दिवाली है, भाव कहीं भी आपको 76,000 77,000 तक दिख सकते हैं। 75,000 का क्रॉस कर चुके हैं। चांदी पे वो ज़्यादा बुलिश था, उन्होंने कहा था सोने से ज़्यादा तेजी अगर कहीं अब दिख सकती है तो चांदी में दिख सकती है। हालांकि जो भाव उन्होंने कहा था और जो टारगेट उन्होंने दिए थे उसके बहुत करीब से हम होकर लौट भी आए हैं। अब ये फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है, शादियां शुरू होंगी, उसके बाद दिवाली आ रही है, उस पर हम लोग धनतेरस पर हम लोग सोना चांदी का, तो अब ये जो डिमांड का सीजन शुरू हो रहा है, शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, मांग बढ़ते ही निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि सोने की कीमतों में बहुत गिरावट नहीं, बहुत तेजी यहाँ से भले ना है लेकिन बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं है। तो सोना इस लेवल पर लंबे समय तक टिका रह सकता है। इसकी एक बड़ी वजह रिजर्व बैंक या जो सेंट्रल बैंक है उनकी बाइंग भी है, क्योंकि वो भी ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि सोने में अब बहुत तेजी से गिरावट आए, क्योंकि उनके विदेशी मुद्रा भंडार का एक हिस्सा अब सोने में, अगर सोने की कीमतों में बहुत तेजी से गिरावट आएगी तो विदेशी मुद्रा भंडार भी कहीं बहुत तेजी से टूटेगा। तो ये अब बैंक भी इस स्थिति में नहीं है कि वो सोने की किसी तेज गिरावट को अफोर्ड कर सके। और वैसे ही बाजार में ज़्यादा तेजी देखने को मिल नहीं रही, तो हो सकता है कि वहाँ से भी निवेश निकल करके फिर सोने की तरफ आता हुआ दिखाई दे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और अब जरा रुख कर लेते हैं कुछ एक और महत्वपूर्ण खबरों का। फटाफट नजर डालते हैं झटपट पर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के दायरे में आने वाली नई नौकरियों में जून के दौरान हल्की कमी आई है। जून के दौरान ईपीएफओ के दायरे में आने वाली नई नौकरियां घट करके अब 10.2 लाख रही हैं। इससे पहले मई में आंकड़ा 10.3 लाख था। इस आंकड़े में
आई कमी बताती है कि फॉर्मल जॉब मार्केट में कुछ सुस्ती है। हालांकि जून में ईपीएफओ के नेट सब्सक्राइबर का आंकड़ा बढ़ करके 19.29 लाख रहा था। वैश्विक स्तर पर बढ़ती चुनौतियों और केंद्र सरकार की तरफ से विदेशों में खर्च होने वाले पैसे पर टैक्स के नियम बदले जाने के बाद लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेशों में जाने वाले रेमिटेंस में कमी आई है। जून के दौरान भारत से बाहर जाने वाला रेमिटेंस 44% घट करके 2.18 अरब डॉलर रहा है। पिछले साल जून में ये आंकड़ा 3.9 अरब डॉलर था। ये दो महत्वपूर्ण झटपट खबरें, और इन पर किसी पर कोई आपकी टिप्पणी? बिल्कुल, ये जो रेमिटांस का है ये स्वाभाविक था, ऐसा होगा, क्योंकि ये जो टीसीएस का नया नियम आया था, नियम ये कहता है कि आप मेडिकल और एजुकेशन को छोड़कर अगर कोई भी पैसा बाहर भेजते तो 7 लाख से रुपए ऊपर आप जितना भी पैसा भेजेंगे ईयरली, उस पर आपको 20% टीडीएस देना होगा। तो इस सीधी सी बात है, ये इसी का असर दिख रहा है। हालांकि एक और वजह जो है वो है ग्लोबल जो पूरे सेंटिमेंट हैं, दूसरा इन्फ्लेशन है, तो लोगों को विदेश में खर्च करने के लिए भी रोक रही है। ये एक बड़ी वजह है कि जिस वजह से ये गिरावट आई है। जी, चूँकि इस पर बातचीत हो गई है, और ये ईपीएफओ वाली खबर पर भी एक छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे कि सरकार की तरफ से जब भी सवाल पूछा जाता है नौकरियों को लेकर के, सरकार हमेशा ईपीएफओ का आंकड़ा देती है, लेकिन इस बार ये जो कमी जो है ये क्या सरकार की चिंताएं बढ़ा सकती है? बिल्कुल, देखिए यही बात समझने की बात है कि एक तरफ जब आप कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियों का कैपेक्स बढ़ रहा है, 54% बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ईपीएफओ में अगर नंबर जॉब्स के नहीं बढ़ रहे हैं, सरकार ये जो तत्काल स्टेट और सेंटर के साथ बैठक कर रही है, उसका शायद पीछे वजह यही होगा कि सरकार को ये आंकड़ा अब चिंता पैदा कर रहा है कि लोगों का ईपीएफओ में जो रजिस्ट्रेशन है वो नीचे गिर रहा है। चलिए, तो सरकार को काफ़ी गंभीरता से इस मामले पर विचार करना होगा, क्योंकि जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो वाकई में जो है रोजगार सृजन का काम करें, और जिससे कि जो तमाम मांग को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के सरकार की भविष्य की योजनाएं हैं वो फलित हो सकें। शुभम जी, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम खबरों का आपने विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुक्रिया आपका भी। चलिए, तो फिलहाल अब मनी सेंट्रल को तो हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन बाजार के उतार चढ़ाव को लेकर के अगर आपके मन में कोई आशंका है तो हर रोज़ दोपहर 1 बजे हमारे साथ अपने प्रश्नों के साथ जुड़ जाइए हेलो मनी 9 में, और सुबह अगर जुड़ना चाह रहे हैं तो बीच बाजार में जुड़ जाइए। और ये तमाम कार्यक्रम आपके लिए हैं ताकि शेयर बाजार के इस उतार चढ़ाव में अगर आपके मन में कोई भी आशंका दुविधा हो, किसी खबर को लेकर के हो, तो लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे फिलहाल इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार।